हेलो दोस्तों, नक्सलवाद पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नक्सलवाद अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। क्या सरकार ने कोई कोशिश नहीं की? अगर कोशिश की तो सरकार क्यों फेल हो गई। फिर दूसरे चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार का क्या अप्रोच है वर्तमान में नक्सलवाद को ख़त्म करने का। फिर समझेंगे कि हम आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि नक्सलवाद क्या है, उसका क्या विचारधारा है और उसका इतिहास क्या रहा। साथ में यह भी समझा कि नक्सलवाद क्यों हो रहा था। हमने आज़ादी के बाद से उसकी घटना को समझा, बहुत अच्छे से समझा कि अब उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। जब ये 67 में घटना हुई थी, कहा जाता है कि यह घटना 1967 से शुरू हुई। अगर 1967 में घटना ये शुरू होती है तो आज 2020 तक ये क्यों इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है ना। आज भी आप देखिए, कभी खबर आती है कि 15 अर्धसैनिक बल शहीद हो गए, कभी आती है कि उस राज्य के सबसे प्रमुख नेता खत्म हो गए, है ना। तो आखिर ये क्यों? एक संगठन जो थोड़ा छोटा सा था वो इतना विशालकाय रूप कैसे ले लिया कि पूरे राज्य को चुनौती दे रहा है, वो भी राज्य के अंदर से ही। तो ये सब सवाल मन में आते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने काम नहीं किया? क्या सरकार ने कोशिश की खत्म करने की पर कर नहीं पाई? उसके कुछ कारण थे। तो आइए उन कारण को समझते हैं कि वो कारण क्या थे। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या था। सबसे बड़ा अगर कारण मैं बताऊं आपको तो सबसे बड़ा कारण था कि नीतिगत स्पष्टता ना होना। नीतिगत स्पष्टता ना होना या कहिए अस्पष्टता, है ना। नीतिगत अस्पष्टता का क्या मतलब है? नीतिगत अस्पष्टता का यह मतलब है कि हमारी सरकार को यही नहीं पता था कि इससे लड़ा कैसे जाए। कोई एक नीति ही नहीं थी, कोई एक पॉलिसी ही नहीं थी कि इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए। हम क्या करते थे, जब कोई घटना हुई तुरंत एक्शन लो, बस खत्म करो। तो क्या थी, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं थी। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो आपकी पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए 1-2 साल की। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ने का मन है, ये कर लिया, कल उससे डर लगने लगा कि कल पॉलिटी नहीं आ रही, क्या करें तो पॉलिटी पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया। कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, है ना। इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। तो वैसे ही हमारी सरकार ने काम तो किया, है ना। जैसे मेहनत करो, लेकिन अगर पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही सरकार ने काम तो किया, पैसे बर्बाद हुए, है ना, क्षति हुई मानव संसाधन की, कई लोग शहीद हुए, लेकिन चूंकि पॉलिसी नहीं थी कोई अच्छे से, कोई एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, तो हम उसको नहीं पा पाए। अब कैसे? जैसे एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सेना का प्रयोग करें क्या, है ना। ये था कि क्या सेना को भेज दे उधर, तो सेना सबको 1 मिनट में शांत कर देगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे पुलिस को भेजो बस, है ना। अब ये सवाल आया कि सेना को क्यों ना भेजें। तो ये कहा कुछ लोगों ने कि भाई ये अपने ही देश के भटके हुए लोग हैं और अपने देश के भटके हुए लोगों पे सेना का प्रयोग नहीं किया जाता। सेना का प्रयोग तो बाह्य दुश्मनों में किया जाता है, जो देश के विद्रोही होते हैं, है ना। तो ये तो अपने ही लोग भटके हुए लोग हैं, इनमें हम कैसे सेना का प्रयोग कर देंगे। हमारी सेना की ट्रेनिंग कैसे होती है? वो तो दुश्मनों को मारने के लिए होती है ना, अपने घर के लोगों को मारने के लिए नहीं होती। फिर दूसरी बात, सेना जब काम करती है ना तो 0 टॉलरेंस पे काम करती है, सामने कोई भी आएगा फिर खत्म कर दो। तो ये भी कहा कि अगर सेना वहां काम करेगी तो भाई वहां कई सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे वो भी मारे जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए भी सेना का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। पर पुलिस प्रयोग करने में समस्या ये आती है कि पुलिस वहां पर दक्ष नहीं है, इतनी वो क्या कहते हैं मजबूत नहीं है, उनका प्रशिक्षण ही ऐसा नहीं हुआ। जैसे मान लो पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई लड़नी हो, है ना। तो जब पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई लड़नी होगी मान लो, तो वहां पुलिस फेल हो जाएगी। आप देखोगे एक से एक मोटे लोग हैं पुलिस में, वो दौड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। और वो जो नक्सली उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, सेना की तरह होती है मान लो, वो अपना लड़के मार के निकल जाएंगे। तो हमारा जब पुलिस बल इतना कमजोर होगा तो लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेना को लड़ने नहीं दिया जा रहा। अब पुलिस बल उतना मजबूत नहीं है, तो क्या हुआ, नक्सलियों को उसका फायदा मिला और नक्सली अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। तो इसका क्या कारण था? नीतिगत स्पष्टता ना होना कि हम उस पे कैसे काम करें। एक जैसे और कमी थी
जैसे हमारे क्या था, एडहॉक में काम चलता है सारा, एडहॉकिज्म, है ना। जैसे मान लो एडहॉकिज्म क्या होता है कि जैसे मान लो कोई समस्या आई ना, उसके लिए वही समाधान कर दो बस। ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए खत्म करो। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा एक गड्ढे में गिर गया और खत्म हो गया, तो ये होगा बस उस गड्ढे को में मिट्टी डाल दो, बाकी ऐसा नहीं कि पूरे भारत में जितने गड्ढे हो उसके लिए कोई काम करो, ऐसा नहीं था, है ना। मतलब एक समस्या बस उसका समाधान कर दो, बाकी मुक्ति। लेकिन समझदार लोग कौन होते हैं कि जब एक समस्या पता चली है तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं सबको खत्म कर दो। तो हमारी सरकार क्या करती है, हमेशा एडहॉक वाले काम करती है ना, कि किसी तरह समस्या को पूरी तरह से ना खत्म करो, बस वो दिखना बंद हो जाए, ऐसा कर दो। तो यही हम लोगों की कोशिश रही। तो जब वो एक समय बिल्कुल 1980 के दशक में जब वो खत्म होने वाले थे, तब भी हमारी सरकार उसको खत्म नहीं कर पाई, और वही बाद में एक विचार आज इतना बड़ा हो गया, है ना। जैसे एक होता है ना कि कूड़ा दिख रहा है तो उसके ऊपर कोई पेपर बिछा दो, कूड़ा रहने दो, वही होता है एडहॉकिज्म। तो वैसे ही कुछ अप्रोच अपनाया, है ना। हम लोगों ने कभी स्थायी रूप से कोई अप्रोच नहीं अपनाया उस समय जब ये अपनी शैशव अवस्था में था। अगर उसी समय हम इसको खत्म कर देते तो शायद आज ये इतना बड़ा विशाल रूप न लेता। तो नीति ही नहीं थी कि कैसे खत्म करना है, पता ही नहीं था उसको कैसे खत्म करना है। तो ये थी सबसे बड़ा कारण, है ना। देखिए मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं कि हमारे कहां कहां कमियां रह गई। तो पहली कमी थी नीतिगत स्पष्टता न होना। फिर दूसरी कमी समन्वय न होना, समन्वय न होना। अब समन्वय न होना का क्या मतलब है ये समझिए। क्योंकि आपको पता है कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का है, इशू है राज्य का, है ना। अर्थात लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य जिम्मेदार है। क्योंकि नक्सलवाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ इशू है ना। लॉ एंड ऑर्डर की तो प्रॉब्लम है, तो नक्सलवाद से कौन लड़ेगा, राज्य लड़ेंगे, ठीक है। अब राज्य कौन थे, एमपी, ठीक है, यूपी, मान लो बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, ये सब थे। अब ये बताइए इतने राज्य की पुलिस काम कर रही है उसमें, है ना, इतने राज्य के अधिकारी काम कर रहे हैं, हर राज्य की अपनी अलग अलग कार्य करने के तरीके थे। तो हर राज्य क्या करता है, अपने तरीके से सॉल्व करना चाहता था। अब नक्सलियों के लिए तो ये राज्य बटा नहीं है, उनको तो क्या करना है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना है। वो कभी महाराष्ट्र में करते थे तो कभी झारखंड में, कभी छत्तीसगढ़ में, वो कहीं भी घूम सकते थे, उनकी कोई लिमिट नहीं थी, उनकी कोई नियम नहीं थे। लेकिन अब मान लो एमपी की पुलिस यूपी नहीं जा सकती थी उनको मारने, यूपी की पुलिस बिहार नहीं आ सकती थी। तो क्या हुआ, जितने भी राज्य में काम चल रहे थे उनके बीच में कोई समन्वय नहीं था। अब मान लो चला एमपी से कोई रिपोर्ट आई, है ना, यूपी के अधिकारी उसको विश्वास ही नहीं कर रहे, और चूंकि एमपी का अधिकारी इस पर दबाव भी नहीं बना सकता, तो क्या है, ये कहेगा फाइल पड़ी रहने दो। मान लो एमपी में एक सूचना आई कि भाई यूपी में यहाँ नक्सली आने वाले हैं, पर यहाँ के अधिकारी को भरोसा ही नहीं उस सूचना पे, है ना, वो कहेगा ठीक है हम चेक करेंगे। अब मान लो यूपी का अधिकारी होता कोई बड़ा तो इसको डांट देता छोटे को, है ना, एमपी का तो उसको कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, इन दोनों में आपस में कोई समन्वय नहीं। भाई अब हम किसी काम के लिए 4 लोग हों और चारों अलग अलग दिशा में चलेंगे तो काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना। या चारों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब भी काम नहीं होगा। अब नक्सली तो अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे और ये आपस में ही नहीं समन्वय कर पा रहे थे, किससे लड़ना कैसे है। एक कारण ये भी था, साथ में राज्य और केंद्र के बीच में भी समन्वय नहीं थे। अब केंद्र सरकार तो सहायता देती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, है ना, अर्धसैनिक बल देती है या वित्तीय सहायता देती है, कई तरीके से देती है, पर नक्सलियों से कैसे लड़ना है इसको लेकर हर राज्य अलग सोच रहा है, केंद्र अलग सोच रहा है। तो इन लोगों में भी आपस में समन्वय नहीं था। जब तक ये लोग एक अप्रोच नहीं अपनाएंगे शायद नक्सलवाद समस्या कभी नहीं खत्म होगी। नक्सलवादी इसी बात का फायदा उठाते थे, अगर कोई एक अप्रोच अपनाया जाता तो ये प्रॉब्लम जाने कब सॉल्व हो जाती, लेकिन आपस में इनमें समन्वय नहीं। फिर जो अर्धसैनिक बल गए, जैसे मान लो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब गए काम करने, है ना, सीआईएफ नहीं जाता लेकिन मान लो सीआरपीएफ गया और वहाँ की पुलिस भी काम कर रही है। जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़ है मान लो, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में केंद्र की पुलिस आई, है ना, जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ की भी पुलिस होगी। अब इन दोनों को किनसे लड़ना है, नक्सलियों से। अब इन दोनों में भी आपस में समन्वय नहीं है,
इन दोनों संस्थाओं में समन्वय नहीं है कि इसके साथ कैसे लड़ें। इसका अधिकारी इसको नहीं कुछ कह सकता, इसका अधिकारी इसको कुछ नहीं सकता। अब दोनों के बीच में फाइल अटकी पड़ी है ना, दोनों अपना ईगो फंसाए बैठे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो ये भी समस्या आई, तो इससे भी नक्सलियों को बहुत फायदा हुआ। तो आपको मैंने क्या कहा, राज्यों के बीच में समन्वय नहीं था, राज्य व केंद्र के बीच में समन्वय नहीं था, नक्सलियों से लड़ने वाली जो संस्था थी उनके बीच में भी समन्वय नहीं था। न्यूटन मूवी आई, उसको देखिएगा आप, उसमें है इसका जिक्र। ठीक, तो इस तरह संगठन में फिर जो सूचना विभाग है, जो गोपनीय सूचना देता था, उसमें भी समन्वय नहीं था, है ना। अब उसकी सूचना को माने कि ना माने ऐसा कुछ नहीं। साथ में सूचना प्रबंधन तंत्र बहुत कमजोर था। ठीक, ये अभी अलग पॉइंट है। तो किस तरह कितनी कमियां थी, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलियों से लड़ने में। इसी कारण नक्सली अपने आप को बढ़ा पाए। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने आपको दो बातें बता दी, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी कैसे काम करना है, साथ में समन्वय नहीं था संगठनों में। ठीक, तो ये सबसे बड़ी चीज थी। प्लस जो ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, अब ये क्या है, ठीक है, मतलब विश्वास का ना होना, विश्वास ना होना। अब इसको समझ ले क्या है। जो वहां के आदिवासी समूह थे, यदि भारत की जो संस्थाएं थी या जो राज्य की संस्थाएं थी, इन आदिवासियों से अच्छे से जुड़ जाती, तो क्या आदिवासी उनके बारे में सूचना नहीं देते? भाई आदिवासियों को पता रहता था ना नक्सली कहां पर है कहां नहीं, है ना। तो आदिवासियों की सूचना मिलती, लेकिन ये सूचना कब मिलती? ये सूचना तब मिलती ना जब आदिवासियों को हम भरोसे में ले पाते, हाँ, है ना, जब वो आदिवासी हम पे विश्वास करते, है ना। वो आदिवासियों को तो यही लगता था ना कि हमारे साथ गलत कौन कर रहा है, यही सेना और पुलिस कर रही है। तो सेना और पुलिस को नक्सलियों के बारे में कुछ नहीं बताते थे, वो नक्सलियों को अच्छा मानते थे, वो नक्सलियों को सुरक्षा देते थे। तो आप बात ये बताओ कि जब वही नक्सलियों को सुरक्षा दे रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, तो जिसे कहते हैं मुखबिरी, जब हमें सूचना नहीं मिलेगी तो हम कैसे काम करेंगे? और इसका कारण क्या था? ट्रस्ट डेफिसिट, अर्थात वहां के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को संस्थाओं पे भरोसा ही नहीं था। संस्थाओं के बीच में और वहां के लोगों के बीच में बहुत गैप था, है ना। अब आप ही देख लीजिए, जैसे मैंने एक पुलिस सुधार में बताया था कि अगर आपके घर में आसपास कोई ऐसी संदिग्ध घटना हो रही है जो आपको लग रहा है कि ये अपराध है ना, लेकिन आप और पुलिस वालों में क्या है, विश्वास ही नहीं है कोई, आपको पुलिस वालों से डर लगता है, तो क्या आप उस संदिग्ध घटना के बारे में पुलिस वालों को बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे, और वो घटना हो जाएगी। लेकिन यही हो कि पुलिस वाला रोज आपसे आके बात करता हो, और क्या हो रहा है, सब ठीक है आसपास, बड़ा दोस्ताना भाव हो आप लोगों का, तो क्या होगा? फिर आप सब उसको बता दोगे, है ना। तो जब आप सब बता दोगे तो कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वालों को सूचना मिल रही है। ये सूचना कब मिलती है? जब विश्वास होता है। लेकिन हम वहां के लोगों पे अपना भरोसा नहीं बना पाए, इस कारण वहां के लोगों ने कभी भी अच्छे से सूचना नहीं दी, कहीं ना कहीं उनका मदद भी किया नक्सलियों की, है ना। तो ये चीज एक समस्या थी। फिर राजनीति की सशक्ति का अभाव। कई बार तो यह भी आरोप लगाया जाता है कि कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है कि नक्सलियों को खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में और नक्सलियों में कोई सांठ-गांठ का भाव आता है। ये कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो खुद नहीं चाहते कि ये खत्म हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी का अभाव है, इसलिए ये भी कुछ बातें कही गई। साथ में हम लोगों ने कभी भी नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चलाने में वहाँ के स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया, है ना। वही बात है, अगर उनके साथ बैठते, योजना बनाते, तो वो लोग सूचना देते, वो लोग जानकारी देते, तो शायद अच्छा काम होता। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 1970 से 2010 के बीच के आसपास की, है ना, या 2005 तक की आप कहिए। इसी समय तो सबसे ज़्यादा बढ़ा नक्सली आंदोलन। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये सब कमी कौन कर रही थी? हमारी सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, है ना। तो इस तरह और कई कारण थे, जैसे कई बार तो अर्धसैनिक बल मानक नियमों का प्रयोग नहीं करते। जैसे अर्धसैनिक बल को कुछ प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताए जाते हैं कि उन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। जैसे मान लो ये हो जाए कि 2-3 नक्सली आ गए, ठीक है, और इन्होंने हमला कर दिया,
किसमें? खूब सारे सैनिकों पे। ठीक, तो ये माना जाएगा कि सैनिक इनका पीछा करते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ, ये कहीं झाड़ियों में ले जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो सारी जानकारी है उस क्षेत्र की। तो ये बाद में क्या होंगे, सब फंस जाएंगे। और 2012 या 15 में 15 सैनिक इसी तरह भारत के शहीद हुए थे, है ना। तो ये बताइए, जब इन्हें मानक नियमों का प्रयोग नहीं कर रही है तो अपनी सुरक्षा को कैसे दांव पे लगा देते हैं, है ना। तो ये भी एक कमी है। तो इस तरह फिर ये भी कहा जा सकता है कि हम लोगों ने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया इनको खत्म करने में शुरुआती समय में, तब ये बढ़ते चले गए। अगर मान लीजिए जब भी ड्रोन तकनीकी आई थी उसी समय से हम यूज करने लगते ड्रोन तकनीकी, या जो भी तकनीकी ऐसी हम उसका प्रयोग करते, तो शायद हमें काफ़ी मदद मिल जाती। तो ये सब कारण थे जिसके कारण भारत सरकार या राज्य सरकारें फेल होती रहीं, पर मात्र ये कारण नहीं थे। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे मैं और मेरा कोई एक दुश्मन है, दोनों की लड़ाई हो रही, तो मेरा अगर दुश्मन जीत जाता है तो इसमें मेरी तो कमी होगी, साथ में कुछ ना कुछ दुश्मन की खासियत भी होगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि दुश्मन की क्या खासियत थी, है ना, अर्थात नक्सलियों की क्या स्ट्रेंथ थी। तो देखिए, नक्सलियों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, वो उनके अंदर इंटीग्रेटेड कमांड था। वो थोड़ी राज्यों में बटे थे और थोड़ी सीआरपीएफ और पुलिस में बटे थे। उनका तो एक ऑर्डर आता था, सबके लिए होता था, है ना। इसलिए उनके यहाँ कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं लगती थी। हमारे यहाँ डिसीजन लेने में कैसे देर लगी, अब पता चला केंद्र सरकार ने दिया, फिर सभी राज्य सरकार के मंत्रियों के पास गया, उनके अधिकारियों के पास गया, कोई दिक्कत हो गई पड़ा है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक केंद्र ने, वहाँ उनका जो हाई कमांडर था उसने दे दिया तो सबको मानना ही मानना है। तो मतलब हमसे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से नक्सली काम कर रहे थे। उनकी भर्तियाँ इतनी व्यवस्थित होती थी जितनी अपनी पुलिस भर्तियाँ नहीं होती। साथ में नक्सलियों ने वहाँ के लोगों पे भरोसा जीता था। अब मान लो ऐसे करते थे कि वहाँ के लोगों से जाते थे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में नक्सली बात करते थे। हमारे यहाँ पुलिस वाले गए तो हिंदी में बात कर रहे। अब एक आदिवासी को हिंदी आती ही नहीं है तो आपसे कैसे वो जुड़ पाएगा, है ना। तो हम लोग अपने ईगो में रहते थे कि हिंदी ही हम बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। मान लो कोई और पढ़ा लिखा ज़्यादा बौद्धिक चला गया, है ना, तो आदिवासी से जुड़ ही नहीं पाते थे, तो फिर वही सूचना ही नहीं मिलती थी, उन पे हम भरोसा ही नहीं अपना बना पाते थे। लेकिन वहीं पर नक्सली क्या, उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में जाके बात करते थे, उन्हीं का लोक संगीत गाते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। तो भाई वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको किस पे भरोसा ज़्यादा होगा, नक्सलियों पे ना। तो और नक्सली मजबूत हुए। साथ में नक्सलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मदद मिल रही थी, चीन से, पाकिस्तान से। इस कारण भी नक्सली मजबूत होते रहे। एक और कारण है ज्योग्राफिकल, है ना। जो नक्सली थे वो ऐसे क्षेत्र में काम करते थे ना, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती थी, समस्या होती थी। जैसे मान लो वो काम कहाँ करते थे, त्रिसंगम क्षेत्र पे, अधिकतर ऐसी जगह पे यहाँ पर राज्यों की बॉर्डर लग रही हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, साथ में वहाँ पर एक आदिवासियों का ऐसा समूह रहता हो जो बहुत अबोध हो, है ना, जिसको आराम से भड़काया जा सके। तो ये जगह नक्सलियों के लिए बहुत सही होती थी। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊं अगर, तो जैसे ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर हैं सारे आदिवासी। तो देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ठीक, और आंध्र प्रदेश है। तो इनके बीच में कभी इधर भाग जाएंगे, कभी इधर भाग जाएंगे, कभी इधर भाग जाएंगे। साथ में पहाड़ी क्षेत्र में है तो पुलिस वाले ज़्यादातर आ नहीं पाएंगे या उनको इतनी विशेषज्ञता नहीं होगी। तो इस तरह के क्षेत्र में रहते थे। तो इस कारण इन्हें भौगोलिक रूप से भी कुछ लाभ मिलते थे। तो इस कारण ये समस्या बनी रही। लेकिन ऐसा नहीं कि बनी रही, 2012-13 के बाद हम लोगों ने भी ठान लिया कि अब जीरो टॉलरेंस है, अब इसको ख़त्म करना है। जीरो टॉलरेंस मतलब अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनमोहन सिंह ने इस कार्य की शुरुआत की, फिर मोदी जी आए, उन्होंने इस काम को अच्छे से बखूबी निभाया। कुछ घटनाएं हुई तो कहा जाता कि जब कोई दिया बुझने वाला होता है तो उसके पहले फड़फड़ाता है, तो शायद ये वही घटना थी, है ना। तो अब ये बात करते हैं, अभी हमने क्या बात की, हमने बात की हमारी सरकार की क्या कमियां रह गई थी, फिर हमने ये बात की कि नक्सलियों को कहाँ से ताकत मिल रही थी, फिर हमने अब बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे आगे काम कर रही है, क्या अप्रोच है। तो अब का सरकार का अप्रोच दो तरह से बटा हुआ है ना। पहला अप्रोच है जीरो टॉलरेंस, मतलब जो कोई भी हिंसा करे उसको खत्म करना है ना। अब कोई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई हिंसा करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस। और दूसरी तरफ हम उसी क्षेत्र का विकास करेंगे, उस क्षेत्र में
अस्पताल बनवाएंगे, उस क्षेत्र में एजुकेशन देंगे, उस क्षेत्र में हम पीडीएस प्रणाली अपनाएंगे, उस क्षेत्र में हम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएंगे, उस क्षेत्र में हम राजनीतिक दक्षता बढ़ाएंगे, अर्थात पंचायत की चुनाव कराएंगे। इस तरह अब वर्तमान सरकार ने दो तरह का अप्रोच अपनाया है ना। पहला अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच है हार्ड अप्रोच। हार्ड अप्रोच का क्या मतलब है कि अब जो कोई भी उग्रवादी घटना करेगा उसके तहत हम सशक्त से होकर निपटेंगे, अर्थात कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के क्रम में, हार्ड अप्रोच के क्रम में, है ना, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मम्मी और पापा, मम्मी प्यार से समझाती हैं, है ना, पापा फिर आके धमक देते हैं। तो दोनों तरह का काम होता है, तभी बच्चा सुधरा रहता है ना। तो वही काम हमने भी करना है कि जो नहीं मान रहा उसको धमकाना है, मारना है, और जो मान रहा है प्यार से उसको समझा लेना है ना। अस्पताल खुलवा देंगे, सब कुछ करेंगे उनके लिए, उनका पूरा विकास करेंगे, ठीक, ताकि उनके मन में अब कोई गुस्सा ना आए। तो जो लोग उनको भड़का रहे थे, जो लोग उनका प्रयोग कर रहे थे उन आदिवासियों का, उनके साथ हिंसा से निपटेंगे, उन्हें खत्म करेंगे, और उन आदिवासियों को हम विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, ताकि अब उनको कोई दूसरा ना भड़का सके। ये अप्रोच था। तो इसी अप्रोच में हमने क्या किया? समाधान अप्रोच अपनाया। राजनाथ सिंह ने कहा समाधान कुछ नहीं, ये कई सारी रणनीतियों का पार्ट है। जैसे इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, स्मार्ट लीडरशिप, है ना। स्मार्ट लीडरशिप का क्या मतलब है कि अब नेतृत्व क्या होगा? स्मार्ट होगा। ऐसा नहीं कि कई जगह बटा हुआ है, अब एक अप्रोच अपनाएंगे। फिर हमने क्या अपनाया? एग्रेसिव स्ट्रेटजी। अब मजाक नहीं, अब सीधे जीरो टॉलरेंस, एग्रेसिव, है ना। अब ये नहीं है कि हम इंतजार करेंगे आपका कि जब आप कोई घटना करोगे तभी हम आपके साथ बदला लेंगे। अब हम पहले से ही आपको निपटा देंगे। फिर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के सैन्य अर्धसैन्य बल हैं, उनको अच्छी प्रशिक्षण देंगे। वहाँ के जो पुलिस दल है उनको हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे अच्छे सैन्य उपकरण देंगे, अच्छे अस्त्र शस्त्र देंगे, ताकि आप मोटिवेटेड रहो उनसे लड़ने के लिए। फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, आपको ऐसा डेटा देंगे नक्सलियों के बारे में कि आप उनको आराम से खत्म कर सको, है ना। फिर डैशबोर्ड बेस की इंडिकेटर, ऐसा नहीं कि मतलब आप काम बस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम उस काम की तुलना भी करेंगे कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, है ना। अर्थात एक रिपोर्ट कार्ड भी आपका तैयार रहेगा कि आपने इतना कर लिया, इतना और बाकी है, तभी तो आप मोटिवेट रहोगे। मान लो आपसे कोई ये ना कहे कि आपने अच्छा काम किया, तो आप क्या रहोगे? आप उत्साहित नहीं रहोगे। और साथ में अगर आपको ये भी नहीं बताया कि आप खराब कर रहे हो, तब आप घमंड आ सकता है, आपको अहंकार आ सकता है। तो इसलिए हम एक रिपोर्ट कार्ड भी देते रहेंगे कि आप इतना सुधार कर रहे हो, इतना नहीं कर रहे। साथ में हमने क्या कहा? हमने कहा नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अर्थात जो नक्सलियों को पैसा मिलता था उसी से तो सारा काम करते थे, उनके पैसे के सारे तरीके रोक दो। इसी में पहला कदम था डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, है ना। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि विमुद्रीकरण के बाद से नक्सलियों की रीढ़ टूट जाएगी, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, अर्थात हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, है ना। अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने पुलिस को या अर्धसैन्य बल को क्या करेंगे? सशक्त करेंगे। तो इसको टोटल कहा गया समाधान। और ये क्या अप्रोच है? ये अप्रोच है उनसे लड़ने का, है ना, अर्थात हार्ड अप्रोच। फिर हमने क्या किया? पुलिस मॉडर्नाइजेशन किया, अर्थात वहाँ के जो पुलिस बल थे उनको मजबूत किया, है ना। उनकी जो चौकी थी उनको हमने क्या किया? किलाबंदी कर दिया कि अब उनमें कोई बाहर से हमला भी करेगा तो कोई असर नहीं होगा। उनके अच्छे व्हीकल प्रोवाइड कराए, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कराई ताकि वो लड़ सकें, है ना। साथ में ऑगमेंटेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, जो सीआरपीएफ थी, हमने उसकी पावर को भी बढ़ाया। तो ये सब काम आप देख लीजिएगा। ये सब काम सरकार ने किस लिए किए? कि उन लोगों के लिए जो भड़का रहे हैं, अर्थात जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। हम उनके लिए क्या है? जीरो टॉलरेंस। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको सीधे मारा जाएगा। कुछ ऐसा अप्रोच था। वहीं दूसरी ओर, ठीक, और भी कई चीजें हैं इसमें, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर क्या हुआ? वहीं दूसरी ओर एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाया, है ना। सॉफ्ट अप्रोच का क्या मतलब है कि भाई गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि विकास नहीं हुआ था। अगर ये विकास हुआ होता ना उस क्षेत्र का, तो शायद उस क्षेत्र के लोगों में कभी ये गुस्सा नहीं आता, कोई उनको भड़का ही नहीं पाता। तो अब हम क्या करेंगे? उस क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे क्या है? सिविक एक्शन प्रोग्राम। सिविक एक्शन प्रोग्राम क्या का मतलब है कि वहाँ के जो लोग हैं ना,
उन लोगों के साथ हम प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ेंगे, अर्थात वहाँ के लोगों के अंदर अब डर का भाव नहीं रहेगा। आप पुलिस वाले से बात करिए, ठीक, देखिए आप कि एक कलेक्टर अधिकतर नक्सली एरिया में बच्चों के साथ खाना खाया, तो इसका क्या मतलब था, मतलब डिनर विद डीएम करके ऐसी कोई स्कीम थी। जब आप बच्चे डीएम के साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे तो क्या होगा, उनका अपनापन की फीलिंग आएगी, वो सारी जानकारी साझा करेंगे अब, है ना। अब वो डरेंगे नहीं, साथ में उन नक्सलियों की बातों में अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनको सही जानकारी होगी। इसी संदर्भ में मैं और भी बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि जब ये नक्सली प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा का मतलब गलत सूचना के द्वारा वहां के आदिवासियों के मन में हमारे प्रति विरोध की भावना भरते हैं, तो क्यों ना राज्य सरकार या हम लोग भी वहां के लोगों के मन में इन नक्सलियों के बारे में सच्चाई बताएं, है ना। वहां के नक्सली क्या करते हैं, जैसे मान लो भारत सरकार ने वहां कोई स्कूल बनाया, नक्सली स्कूल तोड़ देंगे वो, और बाद में क्या कहेंगे कि देखिए आपके लिए राज्य कुछ कर ही नहीं रहा। तो मोदी जी ने यही कहा कि भाई हम उनको सही सही बताएंगे कि हम तो आपके लिए स्कूल सब कुछ कर रहे हैं, हम तो आपके लिए स्कूल कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन यही नक्सली आपकी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, है ना, ताकि आप इन पर भरोसा ना करें। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम नक्सलियों पे प्रहार कैसे करेंगे, हम उनके जन समर्थन करने वालों को उनसे अलग कर देंगे और उनका समर्थन हम अपनी तरफ करेंगे, ताकि वो अपने गांव में किसी नक्सली को आने ही ना दें, अपने गांव से कोई नक्सली में भर्ती ही ना होने दे, है ना। जब वो नक्सलियों का जो पेड़ है वही सूख जाएगा। फिर हमने क्या किया, मीडिया प्लान। मीडिया प्लान का क्या मतलब है, वहां के लोगों में अपना भरोसा जताएंगे, उसके लिए चाहे ड्रामा करे, चाहे डॉक्यूमेंट्री करे, या नुक्कड़ नाटक करे, या पर्चे छपवाएं, या अधिकारी घर घर जाके बात करेंगे, है ना। तो इस तरह हम वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका भरोसा जीतेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, भारत निर्माण योजना, ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, है ना। तो इस तरह कई योजनाएं हम लगा के वहां के लोगों को विशेष रूप से लाभ देंगे, ताकि वो लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और जब देश की मुख्य धारा से वो जुड़ेंगे तो उनका देश पे भरोसा बनेगा और उनको कोई भड़का नहीं सकेगा। तो ये भी एक अप्रोच है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। सवाल ये है अब कि आगे क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वर्तमान में सरकार का क्या अप्रोच है, दो अप्रोच है, हार्ड अप्रोच, सॉफ्ट अप्रोच। हार्ड अप्रोच में जो भड़का रहे हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मारो, है ना। सॉफ्ट अप्रोच में क्या है, जो आदिवासी समुदाय हमारे बेचारे अबोध हैं, जिनको जानकारी नहीं है, गलत दिशा में चले जाते हैं, उनको समझाओ, उनके लिए विकास दो, ताकि उस क्षेत्र में अब दोबारा ऐसा कोई हिंसक आंदोलन ना हो सके, है ना। तो हम ये अप्रोच अपना रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आगे और क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जरूरी है, जो ये क्षेत्र है ना पूरा, जो मैंने आपको क्षेत्र बताया था, है ना, इस क्षेत्र में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में हमें अब विकास करना होगा, है ना, जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। पर याद रखिएगा, यह विकास कुछ अलग टाइप का होना चाहिए। कैसे अलग टाइप का होना चाहिए, यह विकास ऐसा ना हो कि यहां की जो स्थानीय लोग हैं उनका नुकसान करें, है ना। मान लो चला फैक्ट्री हो, ठीक, तो उसका धुआं उड़े, है ना, खनन हो तो उसका नुकसान हो। यह विकास ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के लोगों का भी फायदा करे। यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के ही विकास का नया मॉडल तैयार करना होगा, है ना। अर्थात हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जो यहाँ के स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप हो। यहाँ के लोगों की एक अलग कल्चर होता है, हमें उस कल्चर को लेकर चलना होगा। अगर हम उस कल्चर को लेकर नहीं चलेंगे तो शायद वो लोग फिर से हम पे आक्रोश हो जाएगा, क्योंकि उनको कल्चर से अपने बड़ा लगाव है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अब मान लो आदिवासियों को अगर रहना है तो उनके लिए काशी राम योजना जैसे चलती है ना, यूपी में फ्लैट बनवा देते हैं, तो वहाँ उस तरह के फ्लैट नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स कभी फ्लैट में रहे ही नहीं, उनका कल्चर ही नहीं है ट्राइब, ठीक है। हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनके लिए उनकी तरह से नियम बनाने होंगे। उसके लिए हमें जब नियम बनाएं तो उनको उस नियम बनाने के क्रम में शामिल करें, है ना। वहाँ की जो भी ट्राइबल्स नेता हों उनको शामिल करें, ताकि जो भी नियम बनाएं। अब मान लो एजुकेशन देनी है हमें वहाँ, तो हम एजुकेशन वहाँ इंग्लिश में नहीं देंगे,
उन्हीं की भाषा में देंगे, जो संथाली होगी या जो भी भाषा वो चाहे उसमें देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति की रक्षा होगी, और जब वो संस्कृति की रक्षा होगी तो संतुष्ट रहेंगे। साथ में हमें क्या करना है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं देनी है, और वहाँ जो लोग पढ़े लिखेंगे ना तो बाद में वहाँ नौकरी भी देनी है हमें। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया तो फिर नौकरी के लिए कहाँ जाए अब, है ना। तो पढ़े लिखे लोग तो और खतरनाक होते हैं। तो हमें उनको प्राइमरी एजुकेशन भी देनी है, हायर एजुकेशन भी देनी है, और क्या करना है, हमें उनकी नौकरी भी देनी है। तो ये सब सरकार को काम करना होगा। सरकार को बहुत बड़े स्तर पे काम करना होगा। ये छोटा मोटा काम नहीं कि नक्सलियों को खत्म कर दो बस हो जाएगा। अरे समस्या का मूल कारण तो आक्रोश था ना, उस आक्रोश को खत्म करना होगा। और वो आक्रोश ऐसा भी नहीं है कि आप पश्चिम मॉडल का विकास वहां थोप दोगे, है ना। जो पश्चिम मॉडल का विकास है वो अलग है, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल तो ठीक है, लाइट वाइट, मतलब जो हम देखते हैं आजकल शहरों पे, है ना, स्मार्ट सिटी टाइप, वहां ये सब नहीं चलेगा। आप सोचो कि आदिवासियों के शहरों में स्मार्ट सिटी बना दोगे खुश होंगे, ऐसा नहीं है। उनका कल्चर ही अलग है ना। वो लोग क्या है, सामुदायिक जीवन जीते हैं आज भी, है ना। उनका संपत्ति के लिए नहीं जीते। आपको ऐसे कई आदिवासी मिल जाएंगे जिसके मतलब कई एकड़ भूमि होगी, लेकिन वो एक बिल्कुल कम कपड़ों में घूम रहा होगा, जिस तरह से सभी हैं वैसे वो भी रहेगा, है ना। वहाँ सामुदायिकता की भावना है, हमें उस भावना के अनुरूप विकास करना होगा, हमें वहाँ की संस्कृति के अनुरूप विकास करना होगा। और ये तभी संभव होगा जब विकास का नया मॉडल बनेगा और वो मॉडल पे आदिवासी नेताओं के द्वारा बनाया गया हो, उनकी सहभागिता हो। आप ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के उनका लिए सब डिसाइड कर दो, क्योंकि दिल्ली में बैठ के क्या, वैसे ये जैसे 5 स्टार में बैठ के गरीबी के बारे में चर्चा करना, है ना। तो दिल्ली वाले तो समझते ही नहीं ना उनकी मनोदशा को, तो कैसे उनके बारे में आप प्लान बना रहे हो, आप उनको शामिल करो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके लिए हमें प्रत्यक्ष रूप से काम करना होगा। पहले एक अप्रोच होता था ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन में क्या होता है कि वहाँ फैक्ट्री लगा दो, तो फैक्ट्री जब लगाओगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और लोगों का विकास होने लगेगा। अब झारखंड में आपने फैक्ट्री लगाई तो वहाँ के लोग तो भाई पढ़े लिखे ही नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी, फिर बाहर से आके लोग जॉब करेंगे और फिर झारखंड के लोगों में गुस्सा आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों का हमें कल्याण करना है। अब हम ट्रिकल डाउन नहीं करेंगे कि चू चू के विकास पहुंचे, है ना, हमें सीधे विकास वहां तक पहुंचाना होगा। तो ये सब बातों को हमें समझना होगा। तो जब आप मेरे दोनों पार्ट को पढ़ लेंगे तो नक्सलवाद में आपकी एक गहरी समझ होगी, और जिसके कारण आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हो। हाँ, पर आपको भी पढ़ना है, और कोई नई बात मिले ना तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।